तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता के जनादेश में। जो हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज चल रही है, जो कि जिसमें हम आपको आपके नेताओं से, आपके विधायक, आपके निगम पार्षद और जो अन्य अन्य पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे रूबरू करा रहे हैं, उनकी पर्सनल ज़िंदगी से आपको मिलवा रहे हैं। क्योंकि एक नेता की जर्नी और नेता का सफ़र कैसा रहता है, वो आप तक पहुँचाने के लिए ये एक पॉडकास्ट सीरीज की शुरुआत की गई थी, पॉलिटिकल पॉडकास्ट की, जिसकी शुरुआत हमने जम्मू कश्मीर से करी। और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब और गुजरात में आज हम मौजूद हैं सूरत में, सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नेता विपक्ष जी पायल पायल मैम के साथ। जी नमस्ते सबको। पायल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में। हमने अभी इससे पहले हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी जी और जो विधायक हैं चित्रभाई वसावा जी, उनके हमने इससे पहले पॉडकास्ट शूट किया और वो अपलोड हो चुके हैं, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद हम चाहते थे कि सूरत एक ऐसा शहर है जहाँ से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की नींव पड़ी, गुजरात में अगर हम बात करें, क्योंकि सूरत ही वो है नगर निगम में जब आम आदमी पार्टी की सीटें आम आदमी पार्टी विपक्ष में आई थी, उसके बाद से एक लहर चली और पूरे गुजरात में कहीं ना कहीं आवाज उठी कि दिल्ली पंजाब के बाद अगर आम आदमी पार्टी को कहीं स्कोप अच्छा मिल सकता है तो गुजरात में हो सकता है। और उसके बाद फिर वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ा गया, जहाँ पे 5 सीटें आई आम आदमी पार्टी की और लगभग 14-15% वोट शेयर भी मिला। काफी बड़ी बात थी, पहली बार चुनाव लड़के। तो हम पॉडकास्ट की शुरुआत में हम पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आपसे आज से 5-7 साल पहले जो नॉर्मल एक पायल मैम का से लेकर आज विपक्ष के नेता बनने तक का जो सफर है, मतलब दोनों में आप अंतर क्या देखते हैं पहली बात तो, और ये सफर कैसा रहा? ये जो सफ़र था बहुत ही मतलब मेरे लिए तो लाइफ टाइम याद रहेगा कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो स्टार्टिंग जो पीरियड मेरा रहा है, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी कुछ नहीं था, फैमिली में भी कोई पॉलिटिकल नहीं थे, इसीलिए थोड़ा टफ लगा क्योंकि हर एक सिचुएशन को हैंडल करना, कुछ ना कुछ ऐसी मोमेंट या ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है कि जिससे हम क्या करेंगे, कैसे उनके सामने लड़ाई लड़ेंगे, तो ये सब बहुत हुआ। लेकिन मेरा जो पूरा जो 5 साल का जो सफ़र रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और मैंने तो स्टार्टिंग ही आम आदमी पार्टी से की है। आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होके ये चुनाव भी लड़ा कॉरपोरेशन का, और फिर कॉरपोरेटर 2.5 साल रही, और 2.5 साल के बाद पार्टी ने मुझे विपक्ष नेता बना दिया, और अभी विपक्ष नेता की जो जिम्मेवारी है वो निभा रही हूँ। पहले क्या था कि पहले तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी, फिर मुझे मॉडलिंग वगैरह का शौक था, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत मैंने काम किया। फिर जो हमारा कोरोना का समय चल रहा था, तो उस समय क्या था कि सूरत के अंदर बहुत ही मतलब प्रॉब्लम जो थी ना वो बहुत ज़्यादा हो गई थी कोरोना की, और उस वजह से क्या कि हम सब अपने गाँव जा रहे थे। मैं भी अपनी फैमिली के साथ, जब फर्स्ट वेव था तो फैमिली के साथ दूसरे दिन लॉकडाउन था, अगली नाइट में हम गाँव चले गए। लेकिन वहाँ पर जाके जो सोशल मीडिया में, जो न्यूज़ में सब देखा, तब ऐसा लगा कि ऐसी कोई जब परिस्थिति का निर्माण होता है तब सही में तो सरकार को साथ में होना चाहिए। हमारे जो विधायक है, हमारे जो पार्षद है, जो चुनाव के समय हमारे बीच आते हैं और बोलते हैं कि भाई कोई भी कठिनाई हो, कोई भी समस्याएं हो तो आप हमें बताना, अभी के लिए आप हमें वोट दे दो, लेकिन 5 साल के लिए हम आपके सेवक हैं, हम आपका काम करेंगे। लेकिन जब कोरोना की जो मतलब पूरा वेव चल रहा था, तब सारे पार्षद, सारे विधायक सब घर में थे और बाहर सब लोग परेशान थे। हम मानते हैं कि भाई वो बीमारी ऐसी थी कि कोई किसी को मिल नहीं सकता, लेकिन सरकार तो व्यवस्था तो कर सकती है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर जा सके। उस समय क्या था कि अचानक से लॉकडाउन कर दिया, और सूरत से कोई बाहर के राज्य से जो आए थे वो भी चल के जा रहे थे, कोई रोते रोते जा रहे थे, किसी के बच्चे भूख से मतलब वो हो रहे थे कि भाई उनको भूख लगी है, लेकिन उनके लिए खाना नहीं था, रास्ते की सारी होटल बंद थी, कोई उनको ले जाने वाला नहीं था। तो ये जो घटना है वो मतलब जब उस समय जब मैंने देखी, तब मतलब इतना दर्द हुआ अंदर से कि मतलब हमारे देश में ये सब क्या हो रहा है। जिस समय जो आम नागरिक है उनको सरकार की मदद चाहिए होती है, सरकार की जरूरत चाहिए होती है, तब कोई होता ही नहीं है साथ में। तो एक ऐसी सिस्टम है। और उस समय, उससे पहले तो मुझे कोई पॉलिटिक्स में, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगी,
लेकिन ये जब आसपास में जो भी घटना घटती गई उस हिसाब से हम देखने का नजरिया चेंज करते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं। कोई सामाजिक जो हमारे आसपास की जो संस्था थी वो आ रही थी, कोई खाने के लिए मतलब मदद कर रहे थे, कोई पानी के लिए मदद कर रहे थे, बिल्कुल। हर एक संस्था अपने हिसाब से मदद कर रही थी, लेकिन उस समय सरकार का कोई रोल नहीं था, ऐसा फील हुआ। तब जाके सोचा कि भाई हमें भी कुछ तो करना चाहिए, या सामाजिक संस्था के साथ जुड़ के कुछ करना चाहिए या फिर सिस्टम में आना चाहिए। तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी भी आम आदमी पार्टी में जुड़ूंगी, कुछ भी नहीं। तब तो क्या कि पहले तो थोड़ा मॉडलिंग वगैरह करते थे, घर का कुछ ना कुछ कामकाज करते थे, तो इतना सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं थी मैं। जी। फिर ये जो पूरा कोरोना का जो समय रहा तो उसमें पूरा दिन रात सिर्फ फोन 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 या टीवी, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। बिल्कुल। तो उस समय मैंने दिल्ली में जो काम किए हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, जो हमारे सत्येंद्र जैन जी ने जो काम किए, वो सब मैंने 1 बाय 1 सारे वीडियोस वगैरह देखे। फिर गुजरात में देखे कि गुजरात में तो इसमें से कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। नहीं कोई यहाँ पे कोई राजकीय जो भी पॉलिटिकल नेता है वो बात कर रहा है कि भाई हॉस्पिटल अच्छी बनाएंगे, कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि स्कूल अच्छी बनाएंगे, लेकिन दिल्ली में सब करके दिखाया। तो तब मैंने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ करके मुझे मतलब पॉलिटिक्स में तो आना ही है। और उस समय हमारे यहाँ पे जो स्थानीय नेतृत्व था हमारे राम भाई, तब उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ। उन्होंने बोला कि भाई बहुत बड़ी आम आदमी पार्टी है, मैं भी यहाँ पे चुनाव लड़ा हूँ, और बहुत सारी चर्चा की। फिर आम आदमी पार्टी से जुड़ी। पार्टी में जुड़ने के बाद हमारा सेकंड वेव जो था कोरोना का, तो उस समय आम आदमी पार्टी का कैंपेन चल रहा था पूरे सूरत में कि ऑक्सीमीटर का, जी। जो हर घर जाकर हमारा जो वॉलंटियर हाँ। था वो चेक करता था कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, अपने फैमिली मेंबर को किस तरीके से आप उनकी ध्यान रख सकते हैं कि उनका एक ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो गया, उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है या नहीं है। वो सब मतलब कैंपेन चल रहा था। उस समय मैं आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुई, फिर मैं भी सबके साथ ये ऑक्सीमीटर वाला कैंपेन में जुड़ गई। और स्टेप बाय स्टेप हमारे जो भी मतलब जिस तरीके से हमें बताया गया कि इस तरीके से हमें कैंपेन करना है, उस तरीके से कैंपेन करते गए। और फिर जो विचारधारा अरविंद केजरीवाल जी की है, जो विचारधारा आम आदमी पार्टी की है, वो सब हम लोगों के बीच में लेकर गए कि भाई सही में ऐसा होता है, राजकारण ये सब अलग है, नेता अलग है, और सही में हम आम लोग तो पीस ही रहे हैं इस। जी। तो फिर हमारे जो मतलब आसपास के जो लोग थे, पहले तो हम किसी को नहीं जानते थे, वो बाजू की सोसाइटी में क्या हो रहा नहीं पता था। लेकिन ये ऑक्सीमीटर की कैंपेन में जो हम लोगों के घर में गए, उनसे मिले, जान पहचान हुई, तब जाके समझ में आया कि कितनी सारी समस्याएं है, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं है। और तब इस समय हमारा ये जो कॉरपोरेशन का चुनाव आ रहा था, पार्टी ने हमें टिकट दे दी कि भाई चुनाव लड़ो, और लड़े। और हमारे जो भी पूरा विस्तार है पूना गांव का, मैं जहाँ से आई हूँ, वहाँ के लोगों ने इतने आशीर्वाद दिए, बहुत सारे वोट दिए आशीर्वाद के, और चुन के आ गई। फिर जो हम सिस्टम में आए, हमने जो देखा, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कॉरपोरेशन में क्या काम करना होता है। अगर कहीं से गंदी नाली की समस्या है तो कैसे सोल्व करे, पानी नहीं आ रहा तो कैसे सोल्व करे, रोड बनाना है तो कैसे सोल्व करे, कुछ नहीं पता था। वो हमारा स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज का नेटवर्क कहाँ से निकलता है नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। लेकिन लोगों ने साथ में रहकर हमें सिखाया कि यहाँ से गटर आती है, जो हमारा ड्रेनेज का है वो निकलता है, स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज का यहाँ से नेटवर्क निकलता है, यहाँ से पानी की लाइन निकलती है। इस तरीके से काम करते हैं लोगों के साथ में रहकर। और हमारे जो भी अधिकारी है उन सब ने बहुत सपोर्ट किया, और विस्तार के स्टेप बाय स्टेप हमारे काम भी हुए। जब मैं चुनाव लड़ी ना, तब जिस तरीके से हम अलग अलग घरों में, अलग अलग सोसाइटी में गए, तब हमें पता चला कि बहुत सारी समस्या है, लेकिन उसमें से कॉमन समस्या कौन सी है। जैसे मेरे विस्तार की बोलूँ तो एक गंदी नाली की समस्या है जो बरसों से 20-25 साल से। और हमारा जो विस्तार है वो कॉरपोरेशन में मिला तब 2006 में मिला। हाँ, अब तक वो समस्या ही सोल्व नहीं हुई। बहुत ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे ड्रेनेज का जो पानी है वो सोसाइटी के बाहर आ जाता है, गटर से बाहर निकल आता है, वो समस्या थी। फिर हमारे जेटको की लाइन जाती थी, जिसके कारण पूरा जो रोड है वो पैक रहता था, मतलब ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा रहती थी। ऐसे जो कॉमन पॉइंट थे वो मेरे लिए तो एक गोल बन गया कि भाई मैं अभी चुन के तो आ गई हूँ, लेकिन मुझे तो ये सब काम करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे ये काम करना है। और आज मुझे खुशी है कि जो हमने काम मतलब डिसाइड किए थे कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, उसमें से 91% जितने काम हमारे हो चुके हैं। जी। और मेरी जो जर्नी है मतलब बहुत ही अच्छी रही। अब अलग अलग मतलब जो पड़ाव होते हैं वो आए, लेकिन बहुत अच्छा रहा। नहीं, वो एक नॉर्मल सी बात है कि जिस एज में मेरे ख्याल से लोग आमतौर पर सोचते हैं
कॉलेज लाइफ में मस्ती करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, उस एज में आप मतलब चुनकर आ गए, और वो भी बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के पहले ही चुनाव लड़ना और जीत जाना, मतलब वो उस समय मतलब क्या क्या लगा था आपको? कि मतलब शायद मेरे ख्याल से इस एज में नॉर्मली लोग यही सोचते हैं कि ठीक है भाई, हम बाहर निकलेंगे, थोड़ा एडवेंचर फील करेंगे या फिर थोड़ा दुनियादारी जानेंगे, लेकिन उसमें पहला चुनाव लड़ना बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर, वो भी जीत जाना, तो मतलब वो क्या उस समय का टाइम कैसा रहा, मतलब क्या फील करा था? मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं मतलब कॉलेज लाइफ जो सब लोग जीते हैं उस तरीके से जीऊँ। मुझे पहले से ही मतलब किसी की मदद करना और ऐसे सब काम करना पहले से ही अच्छा लगता था। लेकिन कभी प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता था, और मुझे अपनी एज में सारा प्लेटफ़ॉर्म भी मिला और चुनाव भी लड़ा और चुन के आ गई। इससे मतलब रीज़न क्या है कि मुझे मेरी फैमिली में बैकग्राउंड में कोई नहीं है पॉलिटिकल, लेकिन मेरी जो फैमिली है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे से छोटे 2 भाई हैं, सबने बहुत सपोर्ट किया। जब पूरा मतलब सब लोग बोल रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी में क्या है, आम आदमी पार्टी में लड़ेगी तो नाम बदनाम होगा, चुन के नहीं आएगी, फिर वो हार का धब्बा लग जाएगा, ऐसा भी बोलने वाले लोग थे। लेकिन उस समय फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और राजकारण क्या है, पॉलिटिकल क्या है कि हर एक पार्टी अपने नेता को बड़ा करने में लगती है और दूसरी पार्टी के नेता की कैसे इंसल्ट करे, कैसे उनके कैरेक्टर पर वार करे, कैसे उनको बिठाया जाए, यही होता है। और यहाँ पे भाजपा की जो राजनीति है, जो रणनीति है, वो बहुत ही गंदी है। वो कोई मतलब सामने वाला कैसा भी अच्छा हो, कुछ भी करता हो, पब्लिक के लिए कैसा मर मिटने के लिए तैयार हो, ऐसा भी नेता हो, तो उनके लिए भी वो ऐसी रणनीति बनाते हैं कि वो मेंटली थक जाए। उनके फैमिली को टॉर्चर करना, उनको बोलना कि भी भाजपा में आ जाओ, इतने सारे पैसे देना, और फिर भी नहीं आता है तो फिर लास्ट में ऑप्शन बचता है कि भाई कैरेक्टर पर वार करो। और पूरी उनकी जो टीम है उनको लगाते देते हैं कि भाई आप जाओ, इनकी जो भी कैरेक्टर है उन पर आप वार करो। लेकिन ये जो सिचुएशन बनती है उसमें ज्यादा मेरा मतलब मुझे मजबूत करने के लिए जो सपोर्ट रहा वो मेरी मम्मी का रहा है कि भाई कुछ भी हो जाए तुम्हें आगे बढ़ना है, हार गए तो क्या हुआ, हम वापस लड़ेंगे। और वैसे भी कौन सा जीत कर यहाँ पे बैठे थे, हमें तो काम करना है, अगर तक मिलेगी, मौका मिलेगा तो काम करेंगे। इसीलिए वैसे तो कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं घूमूंगी फिरूंगी, लेकिन मेरा पहले से क्या परवरिश ऐसी हुई है कि मतलब विचार ही अलग रहते हैं मेरे। ओके, अच्छा, एक पूरा टाइम चला था जब लगातार न्यूज में चलता है हमारी पार्टी के पार्षदों को तोड़ने की कोशिश चली, काफी गए भी, कुछ बीच में वापस आए, फिर गए, एक पूरा टाइम ऐसा पीरियड रहा। और मतलब पूरा खूब एलिगेशन लगे कि पैसों का ऑफर आ रहा है, अच्छी पोस्टों का ऑफर आ रहा है, शायद टिकट के भी ऑफर आ रहे हैं। आपको मतलब ऐसा कोई ऑफर आया था? मैं तो चुनाव लड़ रही थी उस समय से ऑफर आ रहे थे कि मतलब हमारे चुनाव के 3-4 दिन बाकी थे, तब से आ रहे थे कि पार्टी में आप हार जाओगी, आप भाजपा में आ जाओ। फिर एक दिन हमारे मनीष सिसोदिया जी की रैली थी, उस दिन भी भाजपा के कुछ लोग स्कॉर्पियो कार लेकर पीछे पीछे रैली में आ रहे थे। मेरे पापा को भी बुलाया उन लोगों ने कि भाई ये पूरी डिक्की पैसे से भरी हुई है, आपकी बेटी को उतार दो यहाँ से। चुनाव भी नहीं लड़ना है, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही साइलेंट हो जाना है कि भाई आपको दिखाना नहीं है कि भी मैं भाजपा में जा रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस साइलेंटली बैठ जाना है। ठीक है। फिर जब मतदान होता है तो फिर उसमें जाना है, और हमें पता है कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। और फिर चुनकर आ गई। फिर बाद में वापस बहुत ज्यादा मतलब लोग जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, उसके जरिए ऑफर आती है कि भाई इतने सारे पैसे मिल रहे हैं और आपके जो 2 बच्चे हैं उनका भी भविष्य संवर जाएगा, इतने पैसे कब हम कमा पाएंगे, और अभी ये जो पैसा लेकर बैठ गई तो फिर अच्छा होगा इनका फ्यूचर। फिर पैसे में मना कर दिया, भाई ऐसी बातें हमारे पास लेकर मत आना। मेरी फैमिली भी मेरी तरह बहुत ही स्ट्रांग है, वो साफ ही मना कर देती, मुझे बोलना पूछना कुछ नहीं रखता, डायरेक्टली मना कर देती, इस बार ऐसी चीज पर बात करनी है तो हमारे घर पर मत आना, ऐसे क्लियरली बोल देते। फिर हुआ क्या कि वो सब पैसे में तो पता चल गया नहीं बिकने वाला है, तो फिर बोले कि भाई भाजपा में आ जाओ, अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो हम आपको विधायक की टिकट देंगे, आप कॉर्पोरेटर के तो लायक नहीं हो, आप तो विधानसभा के लायक हो, आपको विधायक बना देंगे। फिर उसमें से मना किया, तो फिर बोल रहे कि अगर अभी भी भाजपा में नहीं ज्वाइन हुई तो फिर हम उनको कैरेक्टर में इतना बदनाम कर देंगे कि कोई लड़का उनके लिए शादी करने के लिए भी हाँ नहीं बोलेगा। और पूरे परिवार में, पूरे जो भी ग्रुप है, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है और हमारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर है, सब में इतना फैला देंगे मतलब कैरेक्टर से, तो कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा, पार्टी भी सपोर्ट नहीं करेंगी, वॉलंटियर भी सपोर्ट नहीं करेगा, फैमिली मेंबर भी सपोर्ट नहीं करेगा, तो ऐसे ही टूट जाना है। तो उससे तो बेटर है कि आप भाजपा में आ जाओ, और आपके 5 जो काउंसिलर है आपके साथ में जो रहते हैं वो सब भाजपा में आ रहे हैं, आप क्यों मना कर रहे हो।
तो इस तरीके से बहुत बार ट्राई किया। फिर जब मैं विपक्ष नेता बनी तब भी बहुत इन लोगों ने मतलब उड़ाया था सोशल मीडिया में कि भी भाजपा में जा रही है, भाजपा में जा रही है। तब भी मैंने लाइव आकर मैंने बोला था कि ये जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर जो हमारा देश है और देश के अंदर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां है, उसमें से एक भाजपा है। और आने वाले समय में अगर भाजपा आखिरी पार्टी रहेगी, आखिरी पार्टी, तब भी मैं भाजपा में नहीं ज्वाइन हूँ। तब मैं पूरा राजकारण या हमारा जो पॉलिटिकल है सब छोड़ दूंगी, घर पे बैठ जाऊंगी, लेकिन मरते दम तक मैं भाजपा में नहीं जाऊंगी। फिर से सब स्टॉप हो गया। फिर भाजपा वाले ना तो कांटेक्ट करते और ना कुछ। अब जैसे कि आपको पता ही है, अब एसएमसी के भी चुनाव आने वाले हैं, है ना? तो हाँ। इस बार पहले तो, अब पिछले बार के चुनाव में तो कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं आम आदमी पार्टी से। मैं ये सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी को उभर नहीं आ रही थी, किसी को नहीं पता था। वो एकदम पूरे एक तरह से कहते हैं एक धमाका हुआ, और आम आदमी पार्टी धमाके के लिए जानी भी जाती है, मुझे लगता है आमतौर पर, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, है ना, अधिकतर जगहों पर ही धमाका हुआ भी है। लोकसभा में भी पंजाब से 4 सीटें आ जाना उम्मीद नहीं थी किसी को, जबकि बेस हम दिल्ली समझते थे, वहां पे कुछ नहीं हुआ। हाँ। हर बार पंजाब ने जिस तरह से करके दिखाया, दिल्ली ने, फिर उसके बाद गुजरात में सूरत की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ जाना, जहां पे मतलब एक तरह से आम आदमी पार्टी का स्टार्टिंग कोई बात नहीं कह सकते थे और एकदम से जीत जाना। इस बार पिछले चुनाव से और इस चुनाव में आप क्या डिफरेंस देख रही हैं, और इस बार क्या उम्मीद लग रही है? जब हम पिछले जब चुनाव लड़े थे 2021 में, तब हमारे लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था पॉलिटिक्स में, और किस तरीके से हम कैंपेन कर सकते हैं, पूरा जो हमारा विचार है और पब्लिक के बीच कैसे रख सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन अभी 4-5 साल में तो हमें पता चल गया कि किस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है और किस तरीके से हम अपनी पार्टी को लोगों के बीच में लेकर जा सकते हैं। तो पिछले हमारे जो 2021 में 27 सीट आई थी, लेकिन अब और उस समय भी बहुत सारी सीटें 100 या फिर 150 या फिर 1000 ऐसे ही वोटों से, वो माइनर वोटों से हारी थी। तो इस बार हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कॉर्पोरेशन में हम अपने महापौर बिठाएंगे। ओके। हाँ। नहीं, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं पहले तो। और विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या इस बार मतलब विधायक के तौर पे भी लड़ने का मतलब है आपका, या फिर आप क्या लगता है आपको केवल एसएमसी लड़ेंगे, या फिर आने वाले चुनाव में इस बार विधानसभा की सीट पे लड़ने का भी इरादा है? नहीं, वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन अभी 2026 में कॉर्पोरेशन का चुनाव आ रहा है, तो पहले हम उनकी तैयारी करें। हमारी तैयारी तो आज से चालू हो गई है। पूरे साल हम वही तैयारी करेंगे, ताकि जो सूरत के अंदर जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या है, और जो हमारे करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार के जरिए जो अपने मतलब भाजपा के नेताओं और फिर भाजपा के जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनकी जेब में जा रहे हैं, तो उसके लिए और पब्लिक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है अभी के टाइम पे। और हम पब्लिक के बीच भी ये सब सारा कॉन्सेप्ट लेकर जा रहे हैं, और सब लोग जानते हैं कि पूरा उनका जो टैक्स का पैसा है वो किस तरीके से भाजपा की जेब में जा रहा है। और इस बार हमें भी उम्मीद है कि इस जो अगला जो चुनाव है उसमें महापौर हम आम आदमी पार्टी का ही बिठाएंगे। बिल्कुल जी। और इसमें अलावा अगर मैं जानना चाहूंगा कि आपकी सीट को लेकर अगर बात करें, पहले जैसे आपने पहले ही बताया है थोड़ा बहुत कि आपने कि नाली की समस्या थी, पानी की समस्या सब, तो अभी आप मतलब उसमें क्या कहेंगे कि जैसे आपने जो वादे करे थे, मतलब मैनिफेस्टो हर पार्टी देती है, तो उसमें से क्या काम पूरे हो गए? क्या काम लगता है आपको जो अभी इस साल में हो जाएंगे, या अभी और भी कुछ ऐसे काम आपको लगते हो जो कि नहीं हो पाए और वो आने वाले 5 साल में आप अगर वहां से जीत के आप वहां से करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत सारे काम है पूरे सूरत के देखे जाए तो, लेकिन अपने विस्तार की बात करूँ तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई 91% हमारे काम हो गए जी। इनका मतलब कि हमने 100 काम किए वादे किए थे, उसमें से 91 हो गए। और दिल्ली में भी जिस तरीके से जो भी मैनिफेस्टो में बोला जाता है उस तरीके से काम होता है। हम तो यहाँ पे फिर भी विपक्ष में है, सत्ता में तो है ही नहीं। सत्ता में अगर होते तो कितना काम होता। जी। हम जब चुनाव लड़े तो हमारा मैनिफेस्टो में पहला काम था कि हम अगर चुन के आएंगे तो दिल्ली की तरह यहाँ पे भी बहुत ही बड़ी और अच्छी हॉस्पिटल बनाएंगे, 5 स्टार हॉस्पिटल बनाएंगे। तो उसके लिए हमने सारे कॉर्पोरेटरों ने मिलके बहुत सारी लड़ाई लड़ी, भाजपा वालों के सामने मोर्चे लेकर गए। फिर हमने हमारा जो विचार था वो रखा कि दिल्ली में इस तरीके से हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है तो हमारे सूरत में क्यों नहीं। और हमारा भी करोड़ों का बजट है और हमारे पास भी ऐसी हॉस्पिटल बनने के लिए हमारे पास लायकात है, तो क्यों नहीं बनाते। फिर बहुत ही विचार, बहुत ही झगड़े, बहुत ही मांग के बाद हर एक जोन, सूरत में 9 जोन है, 9 जोन वाइज 50 बेड की हॉस्पिटल पास हुई। ओके। हाँ, और 2-3 जोन में बन गई, अभी बाकी के जोन में बन रही है। हम विपक्ष में है इसीलिए ये जो बदलाव आया वो बदलाव आया, वरना इससे पहले तो था ही। कितने सालों से कॉर्पोरेशन चलती आ रही, 30 सालों से तो भाजपा की सरकार है, उनके ही महापौर बैठे, फिर भी नहीं होता था। लेकिन ये जो बदलाव है वो बदलाव आया वो मतलब काम किसको आएगा? पब्लिक को।
हमने वादा किया था कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे और हमारे विस्तार में तो बन रही है, जी दूसरे विस्तार में भी बन रही है। दूसरा हमारा लोगों से ऐसा वादा था कि हम जब चुनकर आएंगे तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो स्कूल की और शिक्षण की जो व्यवस्था है उसी तरह की हम यहाँ पे बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे भी क्या कि नगर प्राथमिक शाला मतलब स्कूल जो है वो भी मतलब पूरा हैंडल करती है, कॉर्पोरेशन भी हैंडल करती है, तो जी सारा मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो हमने क्या किया कि हमारे विस्तार में जो भी स्कूल थी उसमें पहले क्या था कि बेंचेस नहीं थी, जी पानी के लिए सारा मतलब व्यवस्था कोई नहीं थी, शौचालय की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं थी, मतलब ठीक ठीक सब था। जैसे बिल्डिंग खड़ी है, स्कूल है, मतलब गवर्नमेंट की स्कूल है, बिल्कुल बस और कुछ नहीं। लेकिन हम आए तो फिर हमने मतलब हमारी जो ग्रांट होती थी उसमें से हमने ज्यादातर हिस्सा ग्रांट हमने स्कूल के पीछे जी मतलब ओके डाला कि भाई हमारी स्कूल के अंदर अच्छी क्लासरूम होनी चाहिए, अच्छी बेंचेस होनी चाहिए, ताकि बच्चे प्राइवेट जैसा ही फील करे। ऐसा नहीं कि भाई हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं इसलिए हमें नीचे बैठकर और हमारे जो चप्पल है वो साइड में रख के हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं। हमने बेंचेस के लिए ग्रांट दी, हमने स्मार्ट बोर्ड के लिए ग्रांट दी, ओके प्रोजेक्टर के लिए ग्रांट दी। सारा मतलब अभी की जो स्कूल है ना, हमारे मेरे विस्तार की बात करूँ तो मेरे विस्तार में ऐसी स्कूल हमने बनाई है, बिल्डिंग था अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो कुछ नहीं थी। जी तो उसमें हम मेरे साथ ही 2 कॉर्पोरेटर है, मतलब हम 4 की जो पैनल थी हम सब ने ग्रांट वहां पे देके ऐसी स्कूल बनाई कि आसपास के जो प्राइवेट स्कूल अगर लाख या 1.5 लाख रुपया भी फी दे ना तो भी ऐसी सुविधा ही नहीं दे पाएंगे, ओके ऐसी हमने स्कूल बनाई। और आज की तारीख में ऐसा हाल है कि वहां पे अगर एडमिशन चाहिए तो आपको 2 महीने पहले से नाम लिखवाना पड़ता है, जी और फिर भी अगर जगह खाली होगी तभी आपको एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और उससे पहले का समय था कि सामने से कहना पड़ता था कि आप अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाओ, यहाँ पे खाली पड़ी है जगह, अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा करना पड़ता था। तो ये डिफरेंट है, और ये ओनली फॉर मेरे ही एरिया में ऐसा नहीं, जहाँ जहाँ पे आम आदमी पार्टी के काउंसिलर है जी वो सब जगह पे ऐसा बदलाव आया। ओके और आज की तारीख में सारे वराछा के अंदर जो भी स्कूल है उसमें आज की तारीख में लाइन लगती है कि भाई मेरे बच्चे को इसमें पढ़ाना है, वो प्राइवेट से नाम कटवा के सरकारी में डाल रहे। ये जो बदलाव है ये बदलाव था। और तीसरा हमारा ऐसा था कि हम जो हमारे क्या होता है कि भाई जोन के अंदर जो सुविधा हमें मिलनी, आधार कार्ड का काम बिल्कुल करवाना है, जी पान कार्ड का काम करवाना है, तो बहुत बड़ी लंबी लंबी लाइनें थी, जी जी कोई जवाब नहीं देता था, और जवाब देता तो भी ऐसे जवाब देता था मतलब पोते मतलब खुद वो राजा हो और पब्लिक उनके नौकर हो, उस तरीके का बिहेवियर था। हमारे आने के बाद से सारा जो कर्मचारी और सारा जो जोन का जो सिस्टम था वो बदल गया। आज की तारीख में अगर ऐसा मतलब बहुत कम लोग मिलते हैं कि जिनको अच्छे से आंसर नहीं दिया होता। अगर अच्छा आंसर नहीं देते तो हमारे कॉर्पोरेटर सामने बैठ जाते, भाई तुम अच्छा आंसर क्यों नहीं देते हो, जी आप अच्छा आंसर तो दो, आप सुविधाएं तो प्रोवाइड नहीं कर सकते लेकिन आंसर तो दे सकते हो। और बहुत सारे अलग अलग भी हमारे वादे थे। और तीसरा वादा ऐसा था कि हमारे विस्तार में से जो गंदी नाली निकल रही है उनको पैक करने का, क्योंकि गंदी नाली की वजह से मच्छर, गंदगी और उन सब में मतलब इतनी हेल्थ की प्रॉब्लम रहती थी कि मतलब वहाँ के आसपास के जो भी क्लिनिक थे वो पूरे भरे ही पड़ते थे कि भाई किसी को मलेरिया हो गया, किसी को डेंगू हो गया, कोई वायरल में मतलब हो रहा है, तो यही सब था। हमने वो काम वहाँ पे हमने सफाई का पहले तो किया था, ट्विटर पे पूरा ट्रेंड चलाया था, तब मेरा ट्विटर भी सस्पेंड कर दिया था भाजपा के जी सारे हाँ आईटी सेल ने। हमने खुद जाकर सफाई चालू की, फिर भाजपा वालों ने सोचा कि भाई ये सब मतलब पब्लिक उनको ही सपोर्ट कर रही है, हमारा तो बहुत नेगेटिव असर जा रहा है, फिर उन लोगों ने भी सफाई करवा दी। फिर बहुत सारे सोसाइटी एरिया में मतलब आंदोलन किए, मोर्चे लेकर कॉर्पोरेशन में आए कि भाई गंदी नाली का कब बॉक्स ड्रेन वाला काम कर रहे हो, ये सब। बाद में 276 करोड़ का काम हमने पास करवाया, और आज की तारीख में मेरे पूरे विस्तार के अंदर अभी खाड़ी बॉक्स ड्रेन का काम चल रहा है। ओके और तीसरा था कि पूरी जो भी हमारे विस्तार में सड़कें थी वहां पे हाई टेंशन लाइन बहुत बड़ी बड़ी थी जो सालों से बंद हालत में थी, फिर भी वो वहां पे बीच में ही खड़ी थी, ताकि क्या होता है कि भी पब्लिक का आना जाना इतना होता है और ट्रैफिक की समस्या, 1-1 घंटे तक तो हम निकल नहीं पाते। तो हमने उसमें भी बहुत सारे बैनर्स लगाए, वहां पे भी प्रोटेस्ट किया और पब्लिक को लेकर भी यहाँ पे आए। फिर हमारे जनरल बोर्ड में भी ये सब बोला, मुद्दे उठाए, और बाद में 19 करोड़ का काम वो पास करवाए, और फिर हमारा जो पूरे विस्तार के अंदर जो भी लाइन थी हाई टेंशन की वो निकाल दी गई। फिर हमारे विस्तार में जो रोड थे वो सामान्य डामर रोड बन रहे थे अब तक,
और एक बाजू हमारा दूसरा विस्तार था सूरत का जो वेसू था, उसमें डामर रोड नहीं एसीसी रोड बन रहे थे, दूसरी पद्धति से बन रहे थे। जी तब हम वहां पे जाके मतलब जब भी जाते तो ऐसा सोचते कि शायद हमारा जो वराछा है वो भी वेसू की तरह होता। दो विस्तार है सूरत में, सब जगह पे सब पब्लिक एक ही टैक्स दे रहे कॉर्पोरेशन को, फिर भी तो कॉर्पोरेशन एक को अच्छा दे रही है और एक के दूसरे लिए को नहीं दे रही है जी तो फिर हम जब चुन के आए तो फिर पता चला कि डामर रोड इसीलिए बनाते हैं लोग और प्रतिनिधि भी इसीलिए मतलब कहते हैं कि भाई डामर रोड बनेगा, फिर जो मानसून आएगा तो उसमें पानी की वजह से डामर रोड पूरा टूट जाएगा, जी फिर वापस कॉन्ट्रैक्टर वो काम करेगा, वापस कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा तो उनका बिल पास होगा, वो भी जो भी प्रतिनिधि होगा उनको भी कुछ देगा, हाँ कुछ वो खाएगा। तो इस तरीके से जो पब्लिक की जेब से जो पैसा जा रहा था वो तो खुद के लिए जा रहा था, बिल्कुल वो काम करने के लिए नहीं। तो फिर हमने मतलब बहुत बार हमने मतलब ये सब जो काम वैसे तो बात करने के लिए दो लाइन के, लेकिन उनके लिए जो हमारा संघर्ष होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। जी वो मानसिक त्रास मतलब तनाव भी देता है और शारीरिक तनाव भी, क्योंकि हम जब प्रोटेस्ट करते हैं तो पूरी भाजपा की जो पुलिस की जो फौज है वो लगा देते हैं और हमें उठाकर ले जाते हैं, रात को हमें पुलिस स्टेशन में बंद रखते हैं, फिर दूसरे दिन हमें जामीन मिलते हैं, फिर हम घर जाते हैं, पूरा दिन और पूरे रात को हम नहाए नहीं होते, दूसरे दिन भी ऐसे ही कपड़े में रहते हैं, फिर वो जाकर काम पास होता है, फिर वहां पे पब्लिक के बीच में होता है। तो मेन जो हमारा मतलब स्थानिक लेवल पे जो प्रॉब्लम थी, जो समस्याएं थी, वो हमारे जहाँ पे आम आदमी पार्टी के जहाँ पे काउंसिलर है जी मोस्ट ऑफली वहां पे काम हो चुके हैं और हम उसी बेस बना के अभी दूसरे एरिया में भी जाएंगे कि जहाँ जहाँ पे हम चुन के आए वहां पे आप एक बार आके देखो। आज भी हम कहीं पे भी जाते हैं हमारे सूरत के अलग अलग इलाके में तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं पूना गांव से हूँ, वहाँ पे मेरा जो वार्ड है वहाँ पे एक अच्छी सी स्कूल है, आप वहाँ पे आइए, विजिट करिए और अपने विस्तार की स्कूल हमें दिखाइए। अगर हमने परिवर्तन किया, हमें हमने कुछ बदलाव किए, तभी हम हमारे जो भी यहाँ पे बिल्कुल उम्मीदवार है उनको वोट देना। तो उस तरीके से हम जाएंगे आने वाले चुनाव में। जी और हमें भी इतनी आशा है, लोग मतलब हमें बहुत चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को इतना प्यार देते हैं कि विधानसभा में भी हमने देखा कि गुजरात की वजह से पूरी राष्ट्रीय पार्टी बनी है हमारी। बिल्कुल तो हर एक जगह पे मतलब लोग चाहना भी है, आम आदमी पार्टी को लोग चाहते हैं और आने वाले समय में वो साफ पता चल जाएगा कि भाजपा को हम जैसे गुजरात से लाए थे भाजपा को सारे गुजराती लोग, अभी भाजपा को हम गुजरात से ही भगाएंगे ताकि पूरे जो देश में भाजपा है वो हो जाए, फिनिश हो जाए। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा एक एक सवाल ये रहेगा कि कभी आपको ऐसा नहीं लगता मतलब कि कहाँ फंस गए मतलब अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी में कि और राजनीति में आ गए ये कभी प्रोटेस्ट में जाना पड़ता है इन पुलिस वालों का ये रहता है फिर कभी जेल में जाओ फिर इनकी कभी इनकी गाली गलौज सुनो कभी ये मतलब पूरा जो चीज रहती है नैरेटिव इससे कभी मतलब बैठ के कभी लगा कि मतलब दिमाग में ख्याल आया कि पहले की लाइफ बहुत अच्छी थी गलती कर दी लग रहा पॉलिटिक्स में आके नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि कभी कोई ऐसा मतलब प्रोटेस्ट नहीं होता या फिर कोई काम नहीं होता कि जहाँ पे हमें पब्लिक के फोन नहीं आते कि भाई ऐसी समस्या है, अथवा या तो फिर चाय के लिए नहीं बुलाते तो हमें बोर लगता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ काम नहीं किया, फिर गलती कर दी है, क्या है, क्यों फोन नहीं आ रहे, क्यों मुझे कोई बुलाता नहीं है। अच्छा ऐसा कभी कभी लगता है, जैसे कि मतलब हमारा जो वेकेशन का टाइम चल रहा होता है तब हमारे जो भी सूरत के लोग हैं सौराष्ट्र गए होते, तो यहाँ पे कोई कुछ होता ही नहीं, पूरी शांति का माहौल होता है। हम सामने से जाते हैं, भाई कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है ना, कोई फोन नहीं कर रहे है सब, तो बोल रहे भी हम गाँव गए। और हमें मतलब ऐसा बोरिंग और ऐसा कि कहाँ फंस गए, ऐसा मतलब विचार कब आता है कि जब हमें जो काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे जी तो मतलब ये मेरा पूरा इंटरेस्ट का विषय है, ओके मुझे कोई काम नहीं होता है, पूरा दिन मतलब ऐसे ही बैठी होती तब मुझे बोरिंग लगता है कि क्या हुआ, मतलब क्यों कुछ काम नहीं है मेरे पास। मुझे तो डेली इसमें काम भी चाहिए और आज मैं विपक्ष में हूँ तो मुझे भी मतलब कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि भी मैं पूरी ईमानदारी से तो काम कर रही हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे जो जिम्मेवारी मिली है उसमें थोड़ी सी चूक हो जाए या फिर किसी का काम करना था वो मैं नहीं कर पाई और वो बोले कि भी विपक्ष नेता के पास गए थे फिर भी काम नहीं हुआ। यानी कि मैं अपने जो भी 100% होते हैं वो 100% उसमें डाल देती हूँ, जो भी प्रॉब्लम या जो कोई काम रहता है। और रही बात पार्टी की, तो पार्टी सूरत में हमारे जो भी काउंसिलर है, जो भी हमारे नेताश्री है, जैसे गोपाल भाई है, मनोज भाई है, ईसुदान भाई है और राजू भाई, सब हमारे जो नेता है उन सब के साथ हमारा जो बॉन्डिंग है वो एज ए पॉलिटिशियन के जैसा नहीं है, जी हम फैमिली मेंबर की तरह हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं।
जैसे मेरे घर पे या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरी पार्टी पूरा परिवार बन जाता है और साथ में रहता है। उसी तरीके से सारे मेरे जो कि मेरे साथ में जो काउंसिलर है, सब जो भी भाई है, तो उनकी फैमिली के साथ हमारे इतने रिश्ते मतलब संबंध होते हैं कि अगर भाई का फोन नहीं लगा तो तुरंत भाभी को फोन लगाओ, भाभी ने फोन नहीं उठाया तो फिर उनके पति यानी कि उनके बेटे को फोन लगाओ, पर कांटेक्ट कर लो। जी। और कोई भी कठिनाई कोई भी समस्या आई है तब मैंने ऐसा फील किया है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो भी कॉर्पोरेटर है जिनके घर पे घटित घटना हुई है तो वहां पे मतलब हम सब एक ही नजर आते हैं। ओके। हाँ, जी। यानी कि पूरा फैमिली ही बन गए। तो फिर हम कभी कभी हमारे कॉर्पोरेटर हम सब ऐसे ही चिल कर रहे होते बैठे होते तब हम यही सोचते हैं कि भी हमारी जो फैमिली थी कहीं ना कहीं हम उनको भूलकर हम सब ने नई फैमिली बना ली। बिल्कुल। हाँ, वेकेशन में भी हमें ऐसा चैन नहीं पड़ता कि हम फैमिली के साथ कहीं दूर जाए, बाहर जाए, घूमे फिरे। हमें तो यही कि भाई हमारे ये सब कॉर्पोरेटर, हमारे जो कॉर्पोरेटर की फैमिली, हमारे जो नेता की फैमिली, सब साथ में होना चाहिए, दूर थोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए बिल्कुल। बोरिंग या फिर ऐसे मतलब विचार नहीं आते कभी भी। तो अब थोड़ा अगर हम नेशनल लेवल पे निकलें तो भाजपा लगातार एक तरह से आरोप भी ये लगाती है कि अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया गए, सत्येंद्र जैन गए। देखा जाए तो पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप, मतलब अगर आमतौर पे अगर हम ये कंडीशन कहीं अगर और किसी पार्टी में देखते तो मेरे ख्याल से शायद पार्टी कब की खत्म हो गई होती। लेकिन आम आदमी पार्टी का टिकना ये अपने आप में ये बिल्कुल आश्चर्य की बात थी। एक नई पार्टी जिसके टॉप लीडरशिप पूरी जेल में बैठी हुई है और वो पार्टी फिर भी स्टैंड कर रही थी, वो आज भी कर रही है। अब खैर सब बाहर आ चुके हैं, अब जमानत पर सब बाहर हैं, वो केस चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से तो ये कहा गया कि आपके तो सारे नेता ईमानदारी का दावा करते थे और सब भ्रष्टाचार के मामले में जेल चले गए और अब पार्टी वैसे भी खत्म है, अब इनका अस्तित्व तो आगे के लिए कुछ बचा नहीं। दिल्ली इनके हाथ से निकल चुकी है, अब आने वाले टाइम में पंजाब भी निकल जाएगा और गुजरात में कोई भविष्य नहीं। तो इस सब पे आपको क्या लगता है? हम वैसे तो गुजराती है और हमारे गुजराती हम जब अंग्रेज यहाँ पे थे इंडिया में तब ज्यादातर जो आंदोलन का हिस्सा रहे वो हमारे गुजराती है, जैसे जी। गांधी जी है, सरदार पटेल है जी। और हम उनके वंशज हैं और हम लड़ने वालों में से हम वो भी उस टाइम पे जेल में गए थे। बिल्कुल। फिर भी उन लोगों ने अंग्रेजों के सामने लड़ना बंद नहीं किया। अगर लड़ना बंद किया होता तो आज हम यहाँ पे बैठे नहीं होते। बिल्कुल। और हमें पता है, हमारे वॉलंटियर को पता है कि सही क्या है गलत क्या है। अगर वो हमारे जो अरविंद जी है, हमारे मनीष सिसोदिया जी है, सब अगर भाजपा में चले जाते तो फिर वो वॉशिंग पाउडर निरमा वाले जो ये हम देखते हैं उसी टाइप से है कि भाई पूरे धुल के वाइट हो जाते। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जो भी नेता भ्रष्टाचार करता है भाजपा में चला जाता है तो अच्छा हो जाता है, अगर नहीं गया है तो फिर जेल जाता है, भाजपा में नहीं गया तो जेल जाता है। और भ्रष्टाचार के इन लोगों ने आरोप लगाए, कहीं पे कुछ भी मिला? कुछ नहीं मिला। क्या साबित कर पाए? कुछ साबित नहीं कर पाए। और पूरे गुजरात के अंदर इतना भ्रष्टाचार का माहौल बना दिया इन लोगों ने कि विकास की बात करें तो भी हमें नींद में यही दिखता है कि भाई यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जी। क्योंकि कोई भी ब्रिज बनाओ तो भी टूट जाता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, फिर उनपे राजकारण किया जाता है, फिर नकली टोल नाके बन जाते हैं। फिर अभी हमें थोड़े समय पहले पता था कि नकली पीओमो हम पकड़ा। हाँ, तो पूरी जो सिस्टम है सारी खोखली कर दी इन लोगों ने और इतना भ्रष्टाचार कि अबजों रुपए से लेकर 1 रुपए की पेन में भी ये लोग भ्रष्टाचार बाकी नहीं रखते। और अगर ये बोलेंगे कि भाई आपके नेता भाजपा मतलब जेल में बैठे तो कैसे सुनेंगे हम? हमारे यहाँ पे तो कोई हम सब ने तो उनका बहुत ही करारा जवाब दिया था और उनके सामने हमने बहुत मजबूताई से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लोकसभा का भी लड़ा। जी। और आने वाले समय में भी हम सारे जो भी चुनाव है आम आदमी पार्टी लड़ेंगी और जो भी परफॉर्मेंस रहेगा वो सबसे बेटर रहेगा। और ये जो जवाब है वो हमसे तो ज्यादा हमारे जो चाहने वाले, हमारे जो समर्थक है और जो जिन लोगों ने हमें वोट देकर हमें चुन के बिठाया है वही जवाब देंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हमारे जो नेता है उन लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया है और अपने परिवार से दूर रह के वो लोग जेल में भी बैठे क्योंकि पब्लिक के लिए वो चाहते तो मतलब बहुत सारे पैसे बना सकते थे, वो चाहते तो चुप भी रह सकते थे, भाजपा से भी मिल सकते थे, लेकिन उन लोगों ने भी एक विचारधारा जो मतलब विचारधारा से आम आदमी पार्टी बनी है उनको कायम रखा कि भाई कुछ भी हो जाए। हमारे सत्येंद्र जैन, उन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई, फिर भी उनको जेल में डाल दिया। फिर हमारे मनीष सिसोदिया जी के बाहर के देश के लोग भी वहां के स्कूल देखने के लिए आते हैं, उनको भी भ्रष्टाचार का आरोप देके उनको भी जेल में धकेल दिया। मुख्यमंत्री
कि जो अभी चालू है मुख्यमंत्री है उनको भी जेल में डाल दिया, तो इनसे तो साबित होता है कि भाजपा बौखला गई है, वो खुद डर गई है और डर के मारे हमारे आम आदमी पार्टी के नेता को अंदर डाल दिया। तो उससे तो हमें तो ज्यादा हिम्मत आती है कि हमारे नेता अगर अंदर है, हम यहाँ पे बाहर बैठे, तो हमें तो उनसे मतलब बहुत ही मोटिवेशन भी मिलती है बिल्कुल कि वो पब्लिक के लिए इतना लड़ रहे, तो हम भी तो इतना लड़ ही सकते हैं। जी। आखिरी दो सवाल हैं। पहला एक सवाल तो यह है कि लगातार एक खबर मतलब जो आती है कि गुजरात में पोर्ट बंदरगाहों पे ड्रग्स पकड़ी जा रही है, हजारों करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है। तो अब पहले यहाँ पे एक तो ये शराबबंदी है, हालांकि ये एक सच्चाई जरूर है कि यहाँ पे शराब मिलना बहुत आसान है, ये चीज पता लगती है आमतौर पे हर कोई बता हाँ देता है हाँ कि मिल जाती है। हाँ, बंद है लेकिन मुझे लगता है मिल इससे तो बंद नहीं होती तो सरकार को फायदा ही होता, क्योंकि जो अभी जो सारा पैसा है ये पूरा जेबों में जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है ये भी देखने वाली बात है। राजस्व में ना आके वो चीज इनडायरेक्ट वे में जेब में जा रही है लोगों की। इसके अलावा ड्रग्स पकड़ी जाना, और सब पूरे देश भर में सबसे ज्यादा खबर आती है गुजरात से आती है कि हजारों करोड़ों रुपए की ड्रग्स हमेशा यहीं पकड़ी जाती है अडानी पोर्ट पे। उसको कैसे किस तरीके से देखते हैं, मतलब कि उसके ऊपर आपका विचार है आपका? इनके लिए तो वैसे हमने बहुत सारे लोगों के बीच में जाकर भी कैंपेन किए थे और पब्लिक भी इससे बहुत ही नाराज है, क्योंकि शराब मिलना अभी गुजरात के अंदर आम हो गया है। एक तरफ हम ऐसा बोलते हैं कि भी हमारे गुजरात के अंदर शराब मिलती ही नहीं है और बैन है यहाँ पे, शराब लेना, शराब पीना, शराब बेचना बंद है, उस पर हम कार्यवाही करते हैं। लेकिन दूसरी ओर आप 1 किलोमीटर के अंतर में कहीं पे भी जाओगे, आपको जैसी शराब चाहिए उस तरीके की शराब आपको मिल जाएगी। जी शराब क्या है कि शराब का तो अगर नशा एक बार आपको लत लग जाती है तो उनको छुड़ा पाते हैं, लेकिन ड्रग्स ऐसी मतलब चीज है कि एक बार अगर लत लग गई तो उनसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है, और बिल्कुल। इसमें तो बहुत सारी फैमिली भी बर्बाद हो गई है, उनकी जो पीढ़ियां है वो भी बर्बाद हो गई है। गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार है, सारे विधायक उनके, केंद्र में भी उनकी सरकार है, वो बोल रहे हैं कि डबल इंजन, और डबल इंजन की तरह ही वो सब ड्रग्स में भी काम कर रहे हैं। और ऐसा तो है ही नहीं कि भाई सरकार उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, सपोर्ट तो कर रही है, तभी तो आ रहा है ना। अगर इतना सारा ड्रग्स आ रहा है तो कौन लेकर आया, किसने बेचा, किसने मंगाया, वो क्यों नहीं पता चलता। और एक बार नहीं है, बार बार हो रहा है। हाँ, एक बार होता तो भी हम सोचते हैं, तो बार बार हो रहा है। और वहां पे अगर पकड़ा गया है ड्रग्स, तो पूरे जो विस्तार में मतलब जो बेच रहा है वो कहाँ से ड्रग्स आया। अभी सूरत के अंदर बहुत ही परिस्थिति गंभीर हो गई है, लेकिन इन सब विषयों पर ये जो भाजपा है चर्चा ही नहीं कर रही, और सबको मुद्दे जो है भटका देती है, जाति के विषय पर बात करने लगती है, कभी धर्म के नाम पर बात करने लगती है, लेकिन उसकी आड़ में कितने सारे बच्चों को ड्रग्स के मतलब वो कर दिया, लत लगवा दी, कितनी सारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, वो आज नहीं पता चलेगा, आने वाले 10 साल में पता चल जाएगा कि जिस तरीके से शराब आम बात है वैसे ही ड्रग्स भी आम बात इन लोगों ने कर दी है। करोड़ों रुपए की ड्रग्स आती, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया किसने भेजा। वैसे तो हम घर से भी कुछ लेकर नहीं जा सकते, तो इतनी सारी ड्रग्स कहाँ से आ गई जी। पता ही नहीं था कि करोड़ों रुपए की ड्रग्स यहाँ ऐसे ही आ गई। तो ऐसा तो मान ही नहीं सकते कि भाई हमारी सरकार के कुछ लोग उनके मिले हुए नहीं है। इनका तो साफ ऐसा मतलब निकलता है कि भाई सरकार के भी कुछ लोग इनमें मिले हुए हैं, भाजपा के नेतृत्व में ही सारा ड्रग्स आ रहा है। अगर उनके नेतृत्व में नहीं आ रहा तो उनको तो इतने सालों में तो पकड़ा जाना चाहिए कि भाई कौन बेचने वाला था, तो ये बेचने वाला था, कहाँ से आया, तो भाई यहाँ से आया, लेने वाला किसी ने मंगाया होगा तभी तो आएगा ड्रग्स, ऐसे तो नहीं आएगा। लेकिन आज तक नहीं पकड़ा गया, और आज जो पूरे देश में और खासकर हमारे जो गुजरात में जो हालत इन लोगों ने बना दी है वो बहुत ही मतलब दुखद और गंभीर बात है, और आने वाले 5-7 सालों में तो इनका बहुत ही नेगेटिव असर भी पड़ेगा। हम मानते हैं कि भाई राजकारण होना चाहिए, पॉलिटिक्स होना चाहिए, लेकिन मुद्दों पर राजकारण और पॉलिटिक्स होना चाहिए। और जो हमारे गुजरात को खोखला कर रहा है, जो हमारे गुजरात के युवाओं को खोखला कर रहा है, तो उन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन पर एक्शन होना चाहिए। ये लोग भाजपा वाले एक्शन की बजाय उस पे राजनीति लाते हैं, फिर थोड़ा सा ड्रग्स बता देते हैं कि हमने तो इतना सारा ड्रग्स पकड़ा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पकड़ा कब? आप छोड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन पकड़ोगे कब? पकड़ते तो हो नहीं, बस बात कर रहे हो कि भाई छोड़ा नहीं जाएगा। और पूरे गुजरात के अंदर हर एक इलाके में आज ड्रग्स मिल रहे हैं, और ड्रग्स का सेवन हमारे युवा कर रहा है। और हाल में जो गुजरात की जो परिस्थिति है जो क्राइम के बारे में, बहुत ही बेकार है कि हर जगह पे कहीं पे बस टक्कर लगा देती है, 7-8 लोगों की मौत हो जाती है। कहीं पे रास्ते से कोई जा रहा है, उनसे
₹20 मांगता है दारू के लिए। हमारे कापोद्रा में घटना घटी थी कि 20 साल के लड़के को ऐसे चाकू मार के मार डाला कि भी दारू के पैसे नहीं दिए। और 8-8 साल की बच्ची का रेप हो जाता है हमारे कॉर्पोरेशन के प्लॉट में। और हमारे आसपास बहुत सारी बच्चियां ऐसी है कि जिनका अपहरण हो जाता है लेकिन फिर भी पता नहीं चलता। जो केस जो अंक में जो फाइल में लिखे उससे ज्यादा तो ऐसे अंक है कि जो कभी अंक लिखे ही नहीं थे। ओके। गुजरात वैसे तो हम पूरे देश के अंदर बोल रहे हैं कि भाई हमारा गुजरात सेफ है और हमें भी अगर प्राउड होता अगर सेफ होता, लेकिन आज की परिस्थिति में गुजरात के अंदर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, नहीं कंट्रोल हो रहे। जी। आज सड़क पर निकलना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन बाहर दिखाया क्या जाता है कि भाई गुजरात के अंदर महिलाएं सुरक्षित है। तो फिर ये सारे जो आंकड़े विधानसभा में निकलते हैं कि भाई इतनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, इतनी महिलाओं के साथ जातीय मतलब वो सतावनी हुई, तो ये कहाँ से आते हैं? इनके साथ हत्या हुई, छेड़ती हुई, ये सारे कहाँ से आंकड़े आते हैं? तो इनका मतलब तो यही है कि ये जो पूरे देश को जो पूरा मॉडल दिखा रहे हैं उसमें से कुछ नहीं है। वैसे बीच में इन लोगों ने बताया था कि हम गुजरात के अंदर धोलेरा पोर्ट पे बहुत ही बड़ा मथक बनाएंगे और पूरे देश में नहीं होगा ऐसा बनाएंगे, और पूरा उनका प्रोजेक्टर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में लॉन्च किए कि भाई ऐसा हम गुजरात में बना रहे, ऐसा गुजरात में बना रहे। आप एक बार वहां पे जाओगे तो पता चलेगा कि वहां पे खाली जमीन पड़ी है। पिछले 5 सालों से जब से मुझे मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया, 5 साल से जो जुड़ी हूँ, तब से मैंने सुना है कि हर जगह पे वो गुजरात को मॉडल दिखाते हैं, गुजरात को मॉडल दिखाते हैं। अगर वो करते तो हम भी सपोर्ट करते, हम नहीं करते ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें भी चाहिए कि भाई गुजरात में अच्छी नीति होनी चाहिए, गुजरात में अच्छे काम होने चाहिए। हम भी चाहते हैं, यहाँ के सारे युवा चाहते हैं, कोई भी पक्ष में हो और कैसे भी हालत में हो, लेकिन सब चाहते हैं कि हमारे गुजरात में हम जहाँ पे रह रहे वहां पे फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, फैसिलिटी के साथ जो मॉडल बाहर दिखा रहे वैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है नहीं और नहीं है। इसीलिए हमें, आपको पता होगा बीच में न्यूज में भी आया था कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे वो स्कूल दिखाने के लिए, तो फिर पूरा नकली स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और उसमें दिखाया कि हमारे गुजरात में भी ऐसे स्कूल है। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि पूरे गुजरात के अंदर उनके पास दिखाने के लिए स्कूल नहीं है, तभी तो ऐसी हरकतें करनी पड़ती है, वरना तो ऐसी हरकतें नहीं करनी पड़ती। तो आज की जो परिस्थिति और आज के जो हालात बन रहे हैं वो बहुत ही खराब बन रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सामान्य लोग हैं वो उनका शिकार बनते हैं। जी। अब आखिरी सवाल पर अगर चले हम, अभी जैसे कि पता ही पूरे देश में कहीं ना कहीं एक पूरा माहौल जो चला, पहलगाम पे हमला हुआ, हमारे जो मासूम लोगों को मारा गया। एक चीज फैक्ट है जिसमें मुझे कहने में मुझे कोई गलत बात लगे कि हाँ धर्म पूछ के मारा गया था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जो मुझे इंटरनली लगा कि उनकी साजिश यही थी। उन लोगों का पूरा मकसद ही ये था कि धर्म पूछ के मारा जाए, और क्योंकि आतंकवादियों को हमने कभी नहीं देखा कि किसी को छोड़ दे, उन्होंने महिला और बच्चों को जानबूझ के छोड़ा। इस तरीके की पूरा 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 प्लानिंग उनकी ये थी ताकि देश में ये मैसेज जा सके, जन जन में, लोगों में ये मैसेज जाए। आम नागरिक है वो इंसानियत भूल के आपस में धर्म के नाम पे वो लड़े, जिससे कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है पाकिस्तान का एक मकसद जो था, पाकिस्तान चाहता यही था कि इनको बाहर से हम हरा नहीं सकते, तो इंटरनली इनमें धर्म के नाम पर आधार पे इनमें फूट पैदा कर दें, दोनों में लड़ाई अगर होगी, और फिर इंटरनेशनल फोरम पर उस चीज को बढ़ावा दिखा सके। और वो चीज कहीं ना कहीं काफी हिस्सों में देखने को भी मिला उसके बाद कि धर्म के नाम पे वो तो आतंकवादियों ने काम करा, लेकिन उसके बाद फिर एक धर्म को टारगेट भी करना शुरू किया गया। हालांकि जस्टिफाई दोनों में से किसी चीज को नहीं किया जा सकता। पहले तो मैं आपसे उस हमले के ऊपर जानना चाहूंगा, आपका क्या नजरिया है, वो पूरा प्रकरण हुआ, और उसके बाद अब एक जो देश में एक मांग हो रही है कि जवाब देना चाहिए भारत को। हर बार मतलब मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देना या फिर इस तरह की चीजें कर देना हम कर देते हैं, लेकिन उससे असर निकलते पाकिस्तान को नहीं पड़ता। हम आतंकवादियों को मार देते हैं और वो आतंकवादी मर नहीं आते हैं। मुझे एक सच्चाई है, वो बॉर्डर के इस पार आके मरे या वहां मार दिया हमने जाके, वो तो मर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो उनके पीछे बैठे हैं, जो हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान के, इस बार कहीं ना कहीं मांग उठ रही है कि उनसे उनके संग एक जवाब देने का वक्त आ गया है। तो उस पर आपकी क्या राय रहेगी? वैसे तो ये पूरा अंतरराष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है, और ये जो घटना घटी है उससे तो मतलब जिस दिन ये सारे समाचार हम देख रहे थे तो पूरी रात हमें नींद नहीं आई थी कि हमारे देश में क्या हो रहा है। ऐसे आतंकवादी इतने बेखौफ होके हमारे जो भाई है, हमारी जो पूरे फैमिली सब जा रही है, कोई गुजरात से जा रहा है, कोई राजस्थान से जा रहा है, अलग अलग राज्य से वहां पे घूमने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। और वहां पे हमारे भाई को मार दिया जाता है, उनके बच्चे के सामने मार दिया जाता है, उनकी बीवी के सामने मार दिया जाता है, किसी के बच्चे को उनकी माँ के सामने मार दिया जाता है।
और जैसे आपने बताया कि भाई फैमिली में सारे बहुत सारे लोग थे, लेकिन मारा सिर्फ मेल को, यानी कि बिल्कुल। पुरुषों को मारा। धर्म के नाम पे लड़ाना चाहते, कोई भी आतंकवादी का मकसद कुछ भी हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो आतंकवादी आए कहाँ से, क्यों उनको आने दिया। वैसे तो मतलब मैं कभी कश्मीर गई नहीं हूँ, मेरा भी ड्रीम है कि मैं भी कभी कश्मीर जाऊंगी फैमिली के साथ। पर जो जो लोग गए उनका ये कहना था कि भाई वहां पे जाने के लिए तो बहुत सारे चेक पोस्ट क्रॉस करने पड़ते हैं, फिर बाद में हम पहुंच पाते। तो फिर इतने सारे हथियार कहाँ से आए, इतने ये जो पूरी घटना घटी, तो उस समय क्यों किसी को कोई सहायता नहीं मिली। मैंने वो खौफनाक दृश्य देखा नहीं है, लेकिन हमारे सूरत की भी एक जो हमारी बहन थी, और जो शैलेश भाई की जो वाइफ थी, उन्होंने जिस तरीके से मीडिया में आके और जिस तरीके से प्रशासन से सवाल उठाए, तो उसमें इतना समझ आता है कि कहीं ना कहीं चूक तो हो गई है। वैसे तो गृह मंत्री जी ने भी स्वीकार किया, अमित शाह जी ने भी स्वीकार हाँ। किया कि चूक तो हुई है। जी। पर बार बार ऐसी घटनाएं घटती है और बार बार हमारे भारतीयों की मतलब मौत होती है, तो उनके सिर्फ हम मतलब देखते क्यों रह जाते हैं, क्यों उस पर कोई ऐसी कड़ी कार्यवाही नहीं करते कि आने वाले समय में कभी ऐसी घटना ही ना घटे। ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि भाई हमला बोल देना चाहिए, या फिर मतलब अलग अलग तरीके की सब बातें करते हैं, लेकिन उनकी बात भी कहीं ना कहीं पे तो सही है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं और उसी देश में हमें बाहर वाला आकर हमें मार दे, तो फिर हम अगर बाहर के देश में जाएंगे तो किसके भरोसे जाएंगे। बिल्कुल। आज मैं बाहर घूमती हूँ फिरती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा पहला मतलब वो रहता है कि भाई मेरी फैमिली है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो गई तो मुझे, मैं घर पर मम्मी को कॉल करूंगी, पापा को कॉल करूंगी, तो सब सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई भी परेशानी हुई तो उसी तरीके से हमारे इंडिया के भी बहुत सारे लोग बाहर है, और बाहर भी हमने देखा है कि अलग अलग देश के अंदर वहां पे भी सबने मतलब प्रोटेस्ट किया कि भाई इसका जवाब तो देना चाहिए। जी। तो फिर हम जवाब क्यों नहीं दे पाते, ऐसा जवाब क्यों नहीं देते कि भविष्य में कोई भी देश ऐसा हमारे देश के लिए सोचे भी तो भी उनको खौफ लगे कि भाई भारत देश के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल। हमारी तो पॉपुलेशन भी ऐसी है, हम अगर यहाँ पे बोल देंगे कि भाई घर घर से एक एक व्यक्ति आर्मी में होना चाहिए, तो कोई मना नहीं करेगा। बिल्कुल। क्योंकि ये जो घटना घटी है, सबके अंदर एक बड़ा आक्रोश भी है कि बार बार ऐसी घटनाएं घटती है और हम इनको ऐसे ही जाने देते हैं। जी। पहले तो ये घुसते कहाँ से, पूरे इतने सारे हथियार कहाँ से आते हैं, और 1-1.5 घंटे तक ऐसी गोली मारना, फिर उनकी मौत होना, फिर भी कोई आना नहीं, तो ये बहुत सारे सवाल भी पैदा करती है। लेकिन इस समय सवाल से ज्यादा तो हम भी सरकार से, हमारी आम आदमी भी सरकार से ऐसी प्रार्थना करती है और विनती करती है कि इसमें जो भी आतंकवादी थे उनको तो पहले तो मार ही देना चाहिए, लेकिन साथ साथ में पूरा जो षड्यंत्र जिसने भी रचा है, जो कोई देश हो जिन्होंने हमारे देश में आतंकवादी भेजे और हमारे भारतीयों को मारा है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और उनके लिए जो भी निर्णय ले, जो भी ठहराव बनाए, जो पास करने हो, सब में पूरा विपक्ष साथ है और आम आदमी पार्टी भी साथ में है। और हम भी चाहते हैं केंद्र सरकार से कि जो भी निर्णय ले जल्दी ले, ताकि आने वाले समय में हम भी कह सके कि भाई हमारे देश के लिए कोई ऐसा मतलब सोचोगे तो भी आपको इतनी दर्दनाक या फिर इतना हम करारा जवाब देंगे, बिल्कुल। ताकि कोई भी हमारे देश के भारतीयों पर ऐसा सोच भी ना सके। वो कार्य करने की तो दूर की बात है। बिल्कुल। काफ़ी एक अच्छी पॉडकास्ट हुई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। और विदा लेने से पहले ये जरूर कहेंगे कि अगले चुनाव में डेफिनेटली आपके एरिया में जरूर आएंगे एक बार, आपके चौक्कस। कामों को भी देखेंगे और साथ ही साथ जनता में क्या माहौल रहता है वो भी देखेंगे। तो पक्का। जी, तो आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे आपके के समर्थकों या फिर जनता से, तो क्या आप अपनी कोई बात कहना चाहें तो? मैं बस आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे देश के अंदर सबसे मतलब खराब परिस्थिति है पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमारा जो देश है वो भारत एक युवाओं का देश है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स का हिस्सा युवा नहीं बन पाते। तो जितने भी युवा है उनको मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब भी, ये जो पॉलिटिक्स है, आपको जो भी पक्ष अच्छा लगे उसमें आप आइए, सिस्टम में आइए। सिस्टम में जब आप युवा सब आएंगे तो एक अच्छा हमारा जो देश का हम भविष्य देख रहे हैं वो साथ में मिलकर बना पाएंगे। लेकिन जब तक हम दूर से देख रहे हैं पॉलिटिक्स को, तब तक कुछ नहीं होता। कहते हैं ना कि भाई गलत करने वाले से ज्यादा गलत तो देखने वाला है, कि उन्होंने बिल्कुल। कुछ आवाज नहीं उठाया। इसलिए जो भी महिलाएं हैं, महिलाओं का भी नेतृत्व पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा कम है। तो सारी महिलाओं, सारे युवाओं, सबको मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब जो भी क्षेत्र में हो, जहाँ पे भी हो, जिस भी राज्य में हो,
अब पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, पॉलिटिक्स की जो सिस्टम है उसमें आए, ताकि परिवर्तन थोड़ा आसान हो सके। बिल्कुल, तो जो भी साथी देख रहे थे, अगर आपके आगे भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अब जो भी अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो पूरी देखी, पॉडकास्ट। हमारी ये जर्नी हमेशा इसी तरह चालू रहेगी। अगले पॉडकास्ट में अगर हम इसके बाद बात करें तो गोपाल इटालिया जी, जो कि विश्वविद्यालय विधानसभा से प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं हमारी पार्टी के, काफ़ी बड़े चेहरा भी हैं गुजरात प्रदेश के, तो उनका भी पॉडकास्ट लेकर आएंगे। जब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और अपनी आवाज़ जनता तक जरूर पहुँचाइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।